अगर ये इलेक्शंस ऐसे हो जाएं जिसके अंदर मैंडेट सही ना हो तो ये पैर की जंजीर बनेगी। ये तमाशा किसी न किसी शक्ल में चलता रहे कि पॉलिटिशियंस को मुकालमा करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और आगे का रास्ता बनाना चाहिए। वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है। पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पार्टी की रियायत थी, न हमारे कोई पॉलिटिक्स डिस्कस हुए। वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। फ्यूज़ मुल्क की सियासत में नैब का किरदार हमेशा मुतनाज़ा रहा है। इस पर यही सवाल उठता रहा है कि नैब का वजूद खैर का बायस है या नहीं। ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद अदालत में उनके केसेस की कार्रवाइयों में जो नैब की खामोशी है, बल्कि टोटल सरेंडर के बाद ये शोर उठ रहा है कि क्या नैब आज सच बोल रहा है या 5 साल पहले। क्योंकि तब नैब के लिए नवाज शरीफ से बड़ा मुजरिम कोई नहीं था, जबकि आज नैब के पास उनके खिलाफ पेश करने को कोई सबूत नहीं है। तो सवाल यही पैदा होता है कि आखिर नैब का ये तर्ज अमल सियासत के लिए अच्छा है या बुरा। इन्हीं हालात के पेश नज़र ये तासुर भी ज़रूर जोर पकड़ रहा है कि इस टाइम नवाज शरीफ के लिए हालात साजगार हैं। तभी तो क्या नैब है, क्या निगरान हुकूमत, सारा निज़ाम उनके आगे पीछे फिर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2017 में पीटीआई चेयरमैन के लिए सब राहें खुली हुई थीं और अब उसके बरक्स वो अपने फैसलों की वजह से हालात के जबर का सामना कर रहे हैं। साइफर केस और 9 मई के केसेस में पीटीआई क़यादत के गिर्द शिकंजा तंग होता जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज फिर पीटीआई के लिए बुरी खबर आई है और चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो गई है, जिसके बाद पीटीआई के वकलाओं के जो तोपों का रुख है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब हो गया है। अब तो ये नौबत भी आ गई है कि पीटीआई आला सतही वफ्द मौलाना फजलुर रहमान के पास चल कर गया है, बल्कि उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ी है। हालांकि मौलाना के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई का अंदाज़ गुफ्तगू बहुत ही तौहीन अमेज़ रहा है, लेकिन इस सब के कतई नज़र क्या इससे पीटीआई की सियासी बलूगत का सफ़र जो है वो समझा जाए कि उसका आगाज़ हो गया है, ये डेस्परेशन समझा जाए कि वो किसी भी तरह अब वो सियासी इंगेजमेंट चाहते हैं जिससे उनके चेयरमैन दौरे इख्तियार जो अपने इख्तियार जो है उनको करते रहे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अब इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं। इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। और कादिर खान मंदोखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। तो मंदोखेल साहब से शुरू करती हूँ। मंदोखेल साहब, नैब को अगर ले लें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दौरे हुकूमत रहा है जिसमें ये नहीं कहा गया आपके दौर को छोड़ के कि नैब को जो है वो ख़त्म होना चाहिए, लेकिन इसके शिकंजे में जो है वो आप भी आते रहे हैं और बार बार आते रहे हैं। क्या वजह है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का ये कंसेंसस होने के बावजूद भी नैब उसी तरह चल रहा है, उसी तरह कार्रवाइयाँ कर रहा है जैसे कि वो हमेशा से करता है? मतलब अब ये मेरी आपकी बात नहीं रह गई। आपको याद होगा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा था कि नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक टूल बन चुका है। तो क्या वजह है हमारे पॉलिटिशियंस जब उनके पास टाइम होता है तो उसको ख़त्म नहीं करते, बल्कि वो एक साइकिल चलाते रहते हैं? मेरे ख्याल में ये मुशर्रफ ने बड़ा ही शर्मनाक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करा है, जो कि मुखालफिन को या सियासी पार्टियों को इंतकाम का निशाना या उनको सियासी मंजर से दूर रखना। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इससे पहले ख़त्म होना चाहिए। और अब चूंकि इस्तेमाल हो रहे इस हवाले से, और अल्लाह खैर करे कि अब तो शेख रशीद की भी चीखें निकल रही है, जो कहता था कि मैं 16 मरतबा वजीर रहा हूँ और बड़े शौक से, बड़े फख्र से कहता था कि मैं किसके पैदावार हूँ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सर्कल तो न जाने कब तक चलता रहेगा। और मिसाक की जमहूरियत जो बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब के दरमियान साइन हुआ था और उसको दोहराया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मरियम नवाज साहिबा के सामने, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अच्छा देके या उसको दूसरे अल्फाज में हलवा देके हम फौरन जम मार देते हैं और हम कुछ नहीं सोचते हैं कि हमारा कोई जबान भी है, हमारा कोई वादा भी था, हमारा कोई इखलाकियात भी थे। ये सब कुछ हम भूल जाते हैं जब सामने हलवा पड़ा हो। अच्छा, सामने हलवा पड़ा हो तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। दानियाल साहब, मेरा ख्याल है आपकी तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं
मंदोखेल साहब कि एक COD भी साइन हुआ था। हमेशा आप लोग ये कहते भी रहे, स्पेशली पिछले 5 सालों में, कि नैब को जो है वो नहीं होना चाहिए, नैब ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप बार बार हवाले भी देते रहे आपके डिफरेंट जो लोग थे वो किस तरह नैब की कैद में रहे और क्या क्या रिमार्क्स कोर्ट्स के आते रहे। फिर जब आपके पास टाइम था तो क्यों नहीं आपने ख़त्म किया, अगर आप समझते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और आज PTI ये बात कर रही है, बट मुझे पूरा यकीन है कल जिसके पास भी हुकूमत आएगी वो कभी ख़त्म नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, हमने कैसे ख़त्म नहीं किया, हमने तो नैब के पर काट दिए। हमने नैब में सबसे बड़ी तरमीम हम ये लेके आए कि नैब का कानून जो है वो काला कानून क्यों है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट मैक्सिम है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। वो जो चीज़ है कि पूरी दुनिया में आपको नैब आपके ऊपर एक तहमत लगा दे और आप अपने आप को इनोसेंट जब तक प्रूव नहीं कर सकते, तो वो एक दुनिया का ऑपोजिट चीज़ थी और उसको हमने ख़त्म किया और अनडू भी कर दिया, रिवर्सल भी उसका कर दिया और ऐसी चीज़ें थी। हमने देखिए, हमने तो नहीं किया ना डॉक्टर साहब, हमने तो नहीं रिवर्सल किया, हम तो क्लिप करके गए थे नैब को उसी कानून के मुताबिक, उन्हीं चीज़ों के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब की जो इंस्टीट्यूशन है वो आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ हो रहा है। नैब की जो इंस्टीट्यूशन है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये वर्डिक्स और चीज़ें हमारे सामने है। और इसका सफ़र किसने किया? हमने किया। और किसी जमात ने या इन लोगों ने क्या सफ़र किया, या हमने या पीपल्स पार्टी ने सफ़र किया है, तो PTI ने क्या सफ़र किया है। ये इसको कोर्ट में लेके जाने वाले, इसके खिलाफ जो तरमीम वो PTI थी, जो इसके खिलाफ गालियाँ और रोज़ कह रहे थे कि पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, ये भी इमरान खान की जमात ही थी और इनके अपने लोग थे। तो लेकिन ये काला कानून है एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव वीव सफर्ड इट फॉर years and years। और हमारी जमात के लोगों ने भी सफ़र किया और 4-4 साल कैदें काटी, 3-3 साल कैदें काटी और एंड में कुछ भी नहीं निकला। तो मुझे लगता है काला कानून ने ख़त्म होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब उसी सांस लेकिन फिर आप कतई माफी, लेकिन जब ऑप्शन थी 16 माह थे, आपने ख़त्म नहीं किए, अमेंडमेंट्स की, फिर वापस कर दिए। नहीं, हमने थोड़ी है वापस की, सुप्रीम कोर्ट ने वापस की ना जी, या प्रेसिडेंट ने जो चीज़ें जो की, हमने कहाँ से की। हम तो कह रहे थे, हमने तो क्लिप करके गए थे। ये इनकी जमात जो बैठे हैं तहरीक इंसाफ वाले, ये इसके पीछे पड़े हुए थे, ये रोज़ बोलते थे, आज इनकी चीखें निकल रही हैं। हम तो इनको तब समझा रहे थे भाई कि आप लोगों को फ़ायदा है, हम तो 3-3 साल अंदर रह चुके हैं, हमें अब किसी ने क्या करना है, हमने पूरा ट्रायल फेस कर लिया है। इसके अलावा आपने हमसे क्या निकालना है। 302 के केस में 3 साल का अंदर जेल नहीं ट्रायल से पहले होता, तो हमने तो सब चीज़ें फेस कर ली, सब कुछ देख लिया, पीछे क्या रह गया था। असल में बात ये थी कि ये खुद मिले हुए थे, इनको लग रहा था कि भाई कि हम तो बचे रहेंगे और हम अपनी सियासत करेंगे, इसी की वजह से ये इसके इन तरमीम के पीछे थे। और अब जब इनको खुद फेस करना पड़ेगा, मैं डॉक्टर साहब, हम पहले भी ये बार ये कहते थे कि ये वो लोग हैं कि इन्होंने जितनी विक्टिमाइजेशन की, इन्होंने लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ की, अब इनके साथ जब अपनी होंगी तो इनको समझ आएगा। अभी तो इनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, ये हनीमून पीरियड में है। 4-4 दिन ये जेलों में रहती हैं और इनके आंसू नहीं ख़त्म हो रहे, जपियाँ लगा के ये धाड़े मार मार के रो रहे हैं। इन्होंने तो इनकलाब लेके आना था, इन्होंने तो मुल्क को आग लगानी थी, इन्होंने सिविल नाफरमानी करनी थी, इन्होंने दारों पर हमला करना था, इन्होंने पाकिस्तान को बंद करना था। ये वही लोग हैं और आज इनके धाड़े मार मार के इनके आंसू, कोई चिल्ले काट रहा है, कोई चिल्ले काट रहा है, कोई अपनी बेगम को मिलने गया हुआ था, कोई पता नहीं कोई पहाड़ों पे चढ़ा हुआ था और पता नहीं क्या क्या इनकी बातें। इनकी तो अभी आपको और बड़ी कहानियां निकलेंगी, क्योंकि ये सब इनका हाथ उस खून में रंगा हुआ है। इन्होंने जो ज्यादतियां लोगों के साथ की हैं, इन्होंने लोगों के घरों की दीवारें गिराई हैं, इन्होंने लोगों की शादियों पे उनके घरों वालों के ऊपर FIR काटी हैं, लोगों की माओ बहनों के ऊपर FIR काटी है। ये म्यूजिक खुद फेस करेंगे, ये सब चीजें देखेंगे और आप देखेंगे ये रोएंगे, माफिया मांगेंगे और फिर इनके साथ जो होगा, क्योंकि इन्होंने ये बीज इन्होंने बोया था। हम मसाके जमहूरियत करके पाकिस्तान की ये तमाम चीजों को हिस्ट्री में छोड़ के आ गए। माजरत के साथ आपने मिसाके जमहूरियत बिल्कुल किया, बात करते हैं, मुल्क को बचाने की बात करते हैं, मुल्क को आगे लेके जाने की बात करते हैं। उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है जब डॉक्टर आसिम हुसैन अरेस्ट हुए तो उन्होंने कहा जी मैं नवाज शरीफ का जो है वो कैदी हूँ। फिर उसके बाद शर्जील इनाम मेमन को डिस्पाइट उनके पास जो है वो प्री अरेस्ट बेल थी, कैसे घसीटते हुए जो है वो लेके गया।
वो भी हम सब ने देखा, टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाया। तो वो आपकी बातों से जो अभी भी आप बात कर रहे हैं उससे ये लग रहा है वो गलत हुआ और वो नहीं होना चाहिए। हमने नहीं किया डॉक्टर साहब, हमने नहीं किया, ना हमारे पास ताकत थी, ना पावर थी, ना हमने किया। आपके दौरे हुकूमत में ही हुआ ना, या तो फिर कह दें कि उस वक्त हुकूमत आपके पास नहीं थी। जिस सूबे में हुआ जिस सूबे में हुआ वो सूबा इनके कंट्रोल में था। नहीं, आई बिलीव ही लैंडेड इन इस्लामाबाद। I believe he, correct me if I'm wrong, I believe he landed in Islamabad, if my memory serves me right. नहीं, आप कौन से सन की बात कर रही हैं? आप 2017 की बात कर रही हूँ, 2017 की बात कर रही हूँ। शर्जील इनाम मेमन को जिस वक्त घसीटते हुए जो है वो लेके जाया गया था। अच्छा, बिल्कुल 2017 डॉक्टर साहब 2017 में जो हुआ, हमने कहा कि ये हमसे गलती हुई थी, हमें करना चाहिए वो गलती। तो मिसाके जमहूरियत तो पीछे रह गया ना, मिसाके जमहूरियत तो पीछे रह गई। हमने उसके बाद ये सब कुछ हुआ है, वो बात कर रही हूं। डॉक्टर साहब हम भी उसके विक्टिम थे उस टाइम पे। मैं डॉक्टर साहब मुझे बताएं, हनीफ अब्बासी से लेकर हमारे जमात कहते लोग हैं जो उस टाइम नैब के विक्टिम्स रहे हैं, जिनकी नैब के केसेस खत्म नहीं थे। 2017 में भी चल रहे थे केसेस, और लेकिन हमने उसके बाद उसको पीछे छोड़ के और हमने कोशिश की, हमने तब भी कोशिश की। चले, मैं हनीफ अब्बासी साहब का जो केस का वर्डिक्ट है वो इलेक्शन से आइन थोड़ी देर पहले जो है वो आया था, तब चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ हो गई थी। बट ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो एक आपके ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगता है और पीपल्स पार्टी की तरफ से लगता है, वो COD के बहुत बाद था, फिर भी जो है चीज़ें नहीं बदली थी। एनीवे, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि कल आपने सफ़र किया था, अब आप चाहते हैं आज PTI सफ़र करे। शुएब शाहीन साहब, हम यही गुफ्तगू जो है वो दोहराते रहेंगे, चलते रहेंगे। डॉक्टर साहब हम बिल्कुल नहीं चाहते कि सफ़र करें। अच्छा चलें, ठीक है। फिर ये मेरा ख्याल करना चाहिए था आपको कि नैब आप खत्म कर देते ना। नैब खत्म नहीं किया आपने, आप अपील में चले जाते। अगर आपको इतना कोर्ट का जो है वो इतनी चीज थी, इतना आप कह रहे हैं खत्म करते। डॉक्टर साहब हम क्लिप्स करके गए थे, हम उनको क्लिप करके गए, चीजें शिक्के खत्म कर दी, सारा कुछ खत्म कर दिया, और हमने क्या करना था? फिर रिमांड वापस हो गया, और कैसे खत्म कर सकते थे? रिमांड का टाइम बढ़ गया। चले, मैं जरा शुएब शाहीन साहब की तरफ चलती हूँ। जी शुएब साहब। वो दानियाल साहब की गुफ्तगू के बाद मुझे एक शेर याद आ रहा है, बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या थी। आपको एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर देखना चाहिए अपने आप को। जुल्म किसी के साथ भी हो वो जुल्म होता है। दूसरी बात आपको बताऊं कि आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो साइन जरूर किया था, लेकिन मुझे बताएं यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कौन गया था? मेमो गेट के ऊपर आप नवाज शरीफ साहब यूनिफॉर्म काला कोट पहन के नहीं गए थे? क्या आपने उसका पास रखा था? मैं इस तफसील में जाए बगैर, ये पीपल्स पार्टी और इनका मामला है, मैं ये कहता हूं कि आज भी जिस अंदाज से मुझे बताएं, इस वक्त वो इश्तिहारी मुजरिम थे जिस वक्त लंदन से वो चले। रियासत के मुजरिम को रियासत का एक नौकर हाई कमिश्नर वहां किस कैपेसिटी में और किसके कहने पे प्रोटोकॉल दे रहा था, और फिर वहां न सिर्फ प्रोटोकॉल दे रहा था, उनको बयानिया याद करा रहा था। फिर जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, यहां आकर के एक स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाता है एक रियासत के मुजरिम को, और वहां जाकर के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी उनकी वहां चली जाती है, और प्रोटेक्टिव बेल जो कि मुल्जिम के लिए हुआ करता है, मुजरिम के लिए कभी नहीं हुआ करता, वो भी इश्तिहारी के लिए, वो किस कैपेसिटी में दे देगी। और बिन बुलाए नैब के ऑफिसर्स वहां पहले से मौजूद थे, और जो नैब की चंद शिक्के आपने खत्म की थी वो सिर्फ अपने मुकदमात सामने रख के की थी कि जिस मुकदमे में जिस में आप फंस रहे थे, अकॉर्डिंगली पर्सन स्पेसिफिक आपने लॉज अमेंड किए ताकि आप उन मुकदमात से अपने आप को बरी कर लें। इसलिए आपकी नीयत साफ नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर दिया। अब आगे आते हैं, मुझे बता दें किस कैपेसिटी में वहां लाहौर में एक मुजरिम का इस्तकबाल एक DIG या CPO कर रहा है और वहां सलूट मार रहा है, और पूरे पाकिस्तान में 100 मकामात पे हमने कहा कि हमें जलसे करने की इजाजत दे, नहीं मिली। अदालत आलिया के हुक्म पे एक काना पे जगह मिली और उसको भी पुलिस ने तशद्दुद करके उनको गिरफ्तार कर लिया और कहा कि नहीं जनाब हम इनको इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि PTI वालों का मुजरिमाना रिकॉर्ड है। और फिर साथ जो इश्तिहारी मुजरिम है उसको वही पुलिस, वही पंजाब गवर्नमेंट प्रोटोकॉल दे रही है। फिर ये केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट जो कि गैर आईनी बैठी हुई है, मुझे ये बताएं किस कैपेसिटी में एक मुजरिम की आपने सजा मुअत्तल कर दी? क्या पंजाब का वो केस नहीं था? फुल आप केयर टेकर हो, आपको अख्तियार नहीं था, मैटर सब जुडिशियल बिफोर द हाई कोर्ट, आप किस तरह कैपेसिटी में कर सकते हो? क्या ये फैसिलिटी आप पूरे मुजरिमों को क्यों नहीं देंगे? फिर आप जो पंजाब में मुजरिम हैं सबकी सजाएं मुअत्तल कर दें, उनको कहें बाहर आ जाओ, अदालत बाद में फैसला करेगी।
ये जो तर्ज अमल है, ये जो कुछ नजर आ रहा है, और फिर यहाँ भी जो कुछ किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसिलिटेट किया इनको, ये सारी चीजें ऐसे नहीं हैं। अगर आपने जन्नत की टिकटें बेच के, अगर आपने लोगों को पैसे दे के, कोरमे खिला के, होंडा 125 दे के अगर एक जलसा कर ही लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन आप कम से कम इंसाफ के साथ चलें, इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। आपका पॉइंट आ गया शोएब साहब। आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट। एक ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन इस सियासी गुफ्तगू से तो यही लगता है कि कोई भी हुकूमत आने वाली जो भी होगी वो ख़त्म कभी भी नहीं करेगी, बिकॉज उसके मुखालफिन जो हैं जब तक इसके निर्गे में आते रहेंगे तो वो बहुत खुश हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। हम कभी नहीं सीखेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पिछले सेगमेंट की जो बात है उसको आगे लेके चलूँगी। मेरा ख्याल है हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि तर्ज अमल जो है वो वही रहता है, सियासी किरदार जो हैं वो बदलते रहते हैं। इसी तनाजुर में आपको सुनवाना चाहूँगी कि आज PTI के वकील जो आसिफ बाजवा साहब हैं उन्होंने क्या कहा, फिर गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। आफ्ताब बाजवा साहब रादर। अदालत का हिस्सा है, अदालत में हमारे साथ चलना होता है। एक आदमी कहता है, शरेआम कह रहा है कि मुझे इस पे इत्मीनान नहीं है कि ये शख्स मेरे साथ इंसाफ करेगा। एक दफा नहीं कई दफा कह चुका था। वो शख्स क्यों मस्जिद होके और किसके कहने पर इमरान खान का केस सुन रहा है? इंशाल्लाह अगली पेशी में बताएंगे उसको। हाई कोर्ट में भी आप नहीं सुन सकते, ना ही आपके पास सुनाना चाहते हैं। मंदोखेल साहब, इसी तरह की जो है गुफ्तगू हमें सुनने को मिलती थी बंदयाल साहब के हवाले से, फिर मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से, लेकिन ना वो अपने आप को रिक्यूज़ करते थे, ना वो जज को जो है वो बंदयाल साहब नकवी साहब को हटाते थे, बल्कि उनको अपने साथ खड़ा करके एक मैसेजिंग उन्होंने जो है वो की थी, और वाज़े तौर पर ख़ुद भी उन्होंने कहा कि एक मैसेजिंग है। आज PTI इसका जो है वो इसके बारे में जो है वो कंप्लेन कर रही है, जस्टिस आमिर फारूक के बारे में जो है वो कंप्लेन कर रही है। बेशक लीगली कोई बाइंडिंग नहीं है कि जज अपने आप को रिक्यूज़ करे, जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होता है रिक्यूज़ करे, लेकिन आपको क्या लगता है कानूनी तकाज़ों के लिए और ये दिखाने के लिए कि इंसाफ वाकई हो रहा है, हकीकी मायनों में इंसाफ जो है वो हो रहा है, अगर साहिल को जो है वो एक आप पे नो कॉन्फिडेंस है, तो क्या आपको मॉरल हाई ग्राउंड लेके साइड पे नहीं हो जाना चाहिए? डॉक्टर मारिया, ये दोनों मेरे भाई वकील है, ये अच्छी तरह जानता है कि अदालतों में किसी भी जज साहब के ऊपर अगर आपका एतबार ना हो या आपको फैसले इंसाफ से करने का आपको शक हो, तो आप सिंपल एक दरख्वास्त दे देते कि मैं आपके पास केस चलाना चाहता हूँ। तो ये एक नहीं 1000 मिसालें मौजूद है कि वो जज साहब उसके ऊपर लिख देते बिफोर मी, यानी मेरे पास इसको नहीं लगाओ। तो ये तो एक उसूल है। अब उसूल कोई अपनाता है, कोई नहीं अपनाता है। मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों पार्टी जो मेरे मोहतरम मुखला बैठे हुए, इन दोनों पार्टी को मैं मुर्द इल्जाम ठहराता हूँ। मैंने एक बिल दाखिल किया कौमी असम्बली में कि जनाब ये बता दे कि एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात नस्ल पूछते हो, डोमिसाइल पूछते हो, जबान पूछते हो, और एक हाई कोर्ट का जज जो मौत और जिंदगी का फैसले करते हैं वो आप डायरेक्ट लेते हो, और बड़े बड़े वकला की जूनियर आते हैं उसमें। आप यकीन करेंगे अप्रिशिएट किया था दोनों जमातों ने, मगर इनके वजीर कानून, दोनों की मैं बात करूं, वजीर कानून ने कमेटी में जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी उसका मैं हिस्सा भी था, उन्होंने उसको हर वक्त टाल मटोल से काम लिया है। और आप यकीन करेंगे 2-2.5 साल तक ये असेंबली चला जो मैं जिस दिनों में मेंबर था, ये नहीं होने दिए। तो आप मुझे बता दो कि एक जज आप अपनी मर्जी से बांजे भतीजे को लेते हो, और सिंध हाई कोर्ट में एक मिसाल, एक वक्त ऐसा तक के लोग कहते थे कि 7 जजेस आपस में चाचा मामे भतीजे बांजे। आप मुझे बताओ कि इस तरह आप जुडिशरी चलाओगे तो दुनिया में 139 नंबर तो होंगे, मगर हमारी दिलों में 1000 नंबर पे आप पीछे हो। और इसी वजह से मैं कहता हूं हमारा जुडिशियल सिस्टम फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है। इसको दोबारा असरनो बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये चाचे मामे भतीजे जो ना, ये आपको या किसी को इंसाफ नहीं दे सकता है। उनको टेलीफोन आ जाता है तो फैसला महफूज, उनको टेलीफोन आ जाता है तो फैसला उसके हक में या खिलाफ में। ये तो आम सी बात है ना, ये कोई कहता है कि नहीं कहता है? ये दोनों मेरे मोहतरम वकील बता दे मैं गलत कह रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, मैं कौमी असम्बली ने एक पाकिस्तान की तारीख में एक कमेटी बनाई
और उस कमेटी में मुझे चेयरमैन मुंतखब किए तमाम जमातों ने मिलकर 4 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने रेगुलाइज किए जो कच्चे मुलाजमीन थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने उस पूरे कमेटी के प्रोसीडिंग को, जो आइन के आर्टिकल 169 के तहत कोई भी अदालत किसी कमेटी या असेंबली के प्रोसीडिंग में मुदाखलत नहीं कर सकते, न सिर्फ उस जज साहब ने उस पूरे कमेटी के प्रोसीडिंग को गैर कानूनी डिक्लेयर किए, बल्कि जो काम हो चुका था उनको भी लेटर इशू कर दिए कि डायरेक्शन दे दी कि वो रिवर्स करो। तो भाई ये कौन सा मुल्क है, ये कौन सा इंसाफ है? कोई पूछने वाला नहीं है, जंगल का कानून है। मैं तो अपील दाखिल करूंगा, मगर मुझे फिर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उम्मीद नहीं है वहां मेरा केस रिजेक्ट हो तो मैं आपको अभी से बता दूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, मैंने छोड़ना नहीं है। 4 लाख घरानों का उन्होंने एक कलम पे, उस गैर मुंतखब जज ने एक कलम पे उसको खत्म कर दिए, जिनका हो चुका है पहले उसको भी रिवर्स कर दो। तो भाई खुदा का वास्ता, आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हो, ये आपकी कोई कुछ जाती जागीर तो नहीं है। 4 लाख खानदानों को आपने एक कलम पे खत्म कर दिया। सवाल मेरा डॉक्टर मारिया ये है कि ये हमारा जुडिशियल सिस्टम मुकम्मल कोलैप्स हो चुका है, इनको असर नो की जरूरत है। एक किसको रीऑल करेंगे, कौन से सिस्टम को ओवरऑल करेंगे, या तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। दानियाल साहब, लीगल फ्रटर्निटी और लीगल टर्म्स में एक जो कोर्ट है वो बड़ा यूज़ किया जाता है, जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। इस तरह के जो केसेस हैं, जो जिसमें स्पेशली पॉलिटिकल नौयत के केसेस हैं, और उसमें अगर एक आपको नो कॉन्फिडेंस है किसी जज पर, और ये तमाम पार्टीज़ के लिए जाता है, आज आप जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं पीटीआई को कि जी ये देखिए अपनी मर्जी के फैसले आते हैं तो ये इनको कबूल होते हैं, नहीं आते तो इस तरह की बातें करते हैं। कल पीटीआई आपको बंदियाल साहब के हवाले से इसी तरह की जो है वो ताने देती थी। लेकिन क्या इन जजमेंट्स का, या क्या इन जो भी फैसले आएंगे, इनकी कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी जब पहले से ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है इन पर लगा दिया गया है? डॉक्टर साहब, इनकी देखें, जहाँ तो कोई ज़ाती लाइक्स और डिसलाइक्स है, जहाँ आप किसी के वकील रहे हो या कोई ऐसी ज़ातियात के ऊपर बात हो, वहाँ ठीक है, लेकिन जहाँ ऐसी बात ना हो तो वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि इनको क्या मसला है, या इनको ये जो मेरे भाई बैठे हैं जो तर्जुमान हैं पीटीआई के शोएब साहब, मुझे देखें कि ये इनकी क्या सियासी हिस्ट्री है, इनकी जमात की क्या इनका सियासी बैकग्राउंड है। ये एक टांगे की जमात थी, ये अपने आप को हमारे साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? ये तो झूठ की बुनियाद के ऊपर आए हुए लोग, टेस्ट ट्यूब बेबीज़, ये किसी की ख्वाहिश के ऊपर पैदा होने वाले सियासी खिलाड़ी, ठीक है ना, जिनका सियासी बोने हैं, पाकिस्तान की सियासत में कद नहीं है इनका, और इनकी बातें इनकी जमात की। और शोएब शाहीन साहब जो बातें कर रहे हैं कि मुझे बताएं कि इन्होंने पाकिस्तान को दिया क्या है, पाकिस्तान में किया क्या है। 4 साल में ये यू टर्न्स और टूटियों की और ट्यूबवेलों के इफ्तिताह करते रहे, इन्होंने पाकिस्तान को कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। जस्टिस की बात कर रहे हैं, इनको जो जस्टिस इतनी स्पीडली जस्टिस मिला है आज तक किसी मुल्क को, किसी और जमात को नहीं मिला। इनके केसेस, इन्होंने जो BRT से लेकर इनकी हर चीज़ वो स्टे ऑर्डर्स पे चलती रही। 4 साल पूरा मुल्क स्टे ऑर्डर पे चलता रहा। इनका एक बंदा जाता था, अगले दिन उसको बेल मिलती थी, वो बाहर आ गया, जब अरेस्ट भी 16 महीने में। इनके साथ क्या हुआ, ये तो इनको अपने मुंह की खानी पड़ी। 9 मई को जब इन्होंने इदारों के दफ्तरों को आग लगाई, जब इन्होंने कायदे आज़म के घर को आग लगाई, जब इन्होंने सिटिंग ऑफिसर्स के जहाज़ों को, वो उनके मैसेज को आग लगाई, जब इन्होंने अपने शोहदा के जहाज़ों को आग लगाई, इनको तो अपनी आपकी अपनी खानी पड़ी है। इनके साथ कौन सा तो आपका ख्याल है कि अगर किसी जज पे नो कॉन्फिडेंस हो तो उसको रिक्यूज नहीं करना चाहिए? और एक सेकंड डॉक्टर साहब, खाली ये बात नहीं है, खाली ये बात नहीं है, ये तो 9 मई का वाकया करके भी मुक्के दिखा रहे थे और कह रहे थे कि हमें दोबारा अरेस्ट किया तो फिर होगा। इनको तो रिमोर्स ही नहीं था। ये देवर नेवर सॉरी बात क्या कर रही हूं, आप किधर इसको लेके जा रहे हैं? मैं कोई और बात कर रही हूं। गलत हुआ माजरत के साथ, मुझे लगता है हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वही बता रहा हूँ, तसलसल तो वही है ना कि आप इनका नहीं डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ गए हैं, ये मुल्क आगे बहुत आगे निकल गया है। आप इनकी जो ये मुल्क उसी साइकिल में ये कर चुके 4 साल 5 साल जो किया, अब मुल्क आगे बढ़ेगा। अब ये मुल्क उस साइकिल में नहीं होगा। इस मुल्क में वापस इंशाल्लाह 2017 की कड़ी वापस जोड़ेगी, वो चेन, वो गाड़ी फिर वहां से चढ़ेगी पटरी, और पाकिस्तान में इंशाल्लाह आप बैठ के कहेंगे कि 12,000 मेगावाट बनाया या 11,000। आपके टॉपिक्स होंगे कि रोड 200 किलोमीटर बनी थी या 180 बनी थी, या डिबेट्स होंगे 300 जहाज चल रहे हैं या 200।
80 चल रहे हैं। ये आपकी डिबेट ये होगी कि डॉलर आज 4 रुपए कम हुआ या 3 रुपए कम हुआ है। वो दिन आ जाए, बिल्कुल रीजन के टाइगर है। अल्लाह करे कि वो टाइम आ ही जाए। बिलों के जलाने से मुल्क को आगे निकाल के ले गए हैं, और जो लोग दवाएं करते थे कि आपका मुल्क डिफॉल्ट हो, वो भी पीछे रह गए। इंशाल्लाह ना आपका मुल्क डिफॉल्ट हुआ, ना आपका मुल्क डिफॉल्ट होगा इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत, हमारी जमात की हुकूमत आके दानियाल साहब आपका पॉइंट आ गया। फिर शोएब शाहीन साहब की जमात को भी थोड़ा जो उन्होंने थोड़ा बैठ के समझाएंगे। आपका पॉइंट आ गया। क्या ही बात हो कि आज ही बैठ जाएं सब और एक दूसरे को समझा लें, बजाय इसके कि बहुत ही लेट हो जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। शोएब शाहीन साहब, जस्टिस मियां गुल हसन साहब की एक गुज़िश्ता रोज़ जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने जो रिमार्क्स उसमें उन्होंने कहा जी एक 5 साल का साइकिल है और ये चलता रहता है। मुझे बार बार वो याद आता है, बिकॉज ये वाकई ही एक ही वो साइकिल है जिसमें हम चले जाते हैं, हम आगे नहीं निकलते इससे। आज उनको जो है, आज ही आपको बातें सुना रहे हैं, कल आप बंदयाल साहब के केस में इनको जो है वो ताने दे रहे थे, तो आगे तो नहीं हम चलेंगे फिर? देखें, मेरा ख्याल है दानियाल साहब को एक कैसेट भरी हुई है और वो हर मौके पे और वो उसको चला देते हैं बगैर इस बात के कि सवाल चन्ना, वो गंदम जवाब चन्ना। सवाल आपने किया था कि नो कॉन्फिडेंस जब के ऊपर हो जाए तो उसका क्या होना चाहिए, वो इनको वो एक कैसेट भरी हुई है, उन्हें वो हर हाल में चलानी होती है। खैर कैसेट का जवाब तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन एक बात का सिर्फ जवाब देके मैं आपको इसका लीगल जवाब देता हूँ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देता हूँ, वो ये है कि जब टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह जियाउल हक की पैदावार कौन है, जनरल जिलानी किसको लेकर आया था, और जनरल जिलानी ने जिस तरह के इनको लेकर के जियाउल हक की गोद में बिठाया था, और जिसने जियाउल हक ने कहा था कि मेरी उम्र इसको लग जाए, और वो बिलाखिर इनको लग गई, और किस तरह मुस्लिम लीग जुनिजो के बतन से इनको पैदा किया गया, और उसके बाद वो सब कुछ जो हुआ वो सब आपके सामने है। वो टांगे की सवारी का बात तो आप कह रहे हो ना, तो जाए ना जरा पब्लिक में, आपको लग पता जाएगा, आपको पब्लिक बताएगी कि आपके लीडर की क्या हैसियत है। तो फिर आप जन्नत की टिकटें ना बांट रहे होते, आप होंडा 125 ना बांट रहे होते, फिर आप इस अंदाज से एस्टेब्लिशमेंट की गोद में ना बैठे होते, आप पब्लिक के बंदे होते, आपको नजर आ जाएगा कि पब्लिक किसके साथ खड़ी हुई है। हम छोड़े इस बात को, आप कह रहे हो कि आपने बड़ा मुल्क बचा लिया, 16 महीनों में आपने जो तबाही और बर्बादी की है ना, वो लोग आपको याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि 16 रुपए बिजली के यूनिट को आपने 70 रुपए पे पहुंचा दिया। आप महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे, 150 रुपए को उठा करके पेट्रोल को आपने 325 पहुंचा दिया। डॉलर जो आपका इसहाक डार आया था, बहुत बड़ा मईशत दान, उस अफलातून ने उठा करके मईशत का वो बेड़ा गर्क किया। 24 बिलियन डॉलर के रिजर्व को उठा करके 1 बिलियन डॉलर के लिए बकौल शहबाज शरीफ हम उल्टे सीधे हो गए। 6.1% जीडीपी को उठा करके आप 0.3% पे ले आए। लोग ये जानते हैं आपने क्या किया 5 साल में। एक मिनट अपना डॉक्टर मारिया साहबा, आपने कहा नो कॉन्फिडेंस जब आ जाए, आपको रीसेंट में पास्ट की बात बताता हूं, जब ये सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल का मामला आया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज मंसूर शाह ने पूछा कि भाई जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब एक ह्यूमन राइट्स केस का केस लेकर आए हैं, आप मुझे बताएं। वो बड़ी आला मिसाल थी जिसपे जस्टिस साहब ने बाद में अपने आप को जाके रिक्यूज कर लिया, बट बंदयाल साहब भी हमारे सामने हैं, बज़ाहिर अली नकवी साहब को कैसे वो बिठा के अपने साथ करते रहे। आर्गुमेंट सुनने के बावजूद भी उन्होंने तीसरे दिन आकर कहा जी हमें आप पे एतराज है। फेयर एनफ, बट ये हर जगह नजर नहीं आता ना, बिल्कुल ये हर जगह नजर नहीं आता ना। बंदयाल साहब के केस में नजर आ रहा था, ना आमिर फारूक साहब के केस में नजर आता है, जिससे फिर बड़ा सवालिया निशान बनता है इंसाफ की डिस्पेंसेशन पे। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मंदोखिल साहब, आपकी इजाज़त से मेरा ज़रा दानियाल साहब से एक सवाल है, फिर आपकी तरफ भी आती हूँ। दानियाल साहब, पिछले सेगमेंट में आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा कि जी हम इन सबको जो है वो बिठाएंगे और इन सबको समझाएंगे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने भी गुज़िश्ता दिनों जो उन्होंने वापस आके अपनी तकरीर की, उसमें उन्होंने बात की हम सबको मिल बैठने की ज़रूरत है, इदारे सब तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, बट वो एक्चुअली अमलन नज़र नहीं आता कि क्या आप PTI के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, क्या चेयरमैन PTI के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, या जो जिस तरह की बातें आपने अभी की हैं,
जिससे साफ ये लग रहा है कि कल हमने सफर किया था तो आज ये सफर करेंगे? डॉक्टर साहब, हम तो इस सियासत के ना हक में कल थे ना आज हैं, और हमने इनको तब भी, जब आपका मुल्क में 5 रुपए की रोटी थी, 60 रुपए का आपका फ्यूल पर लीटर था, 100 रुपए का डॉलर था, तब भी ये मुल्क में जलाओ घिराओ और कंटेनर के ऊपर खड़े थे। हमने तब भी मफामत की बात की, हमने तब भी कहा कि मुल्क की जमहूरियत के लिए इकट्ठे बैठ के बात करो। और आज जब 300 रुपये का डॉलर है और उसकी सिर्फ एक वजह है इमरान खान की नाअहली, नाकामी और उनकी इनकॉम्पिटेंस, और हम आज भी कहते हैं इनको कि आएँ बैठें। लेकिन देखें, ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब कि अगर ये कहें कि हम तो ना इस सिस्टम में और इस गवर्नमेंट में इंटरम सेटअप है, लेकिन जो इन्होंने अपने मुल्क को, जो मुल्क इस मुल्क के साथ दुश्मनी की, जो ये करते रहे, उसका तो जवाब इनको देना पड़ेगा। जहाँ तक बात है चार्टर ऑफ इकॉनमी की, हम तो आए ही, हमने अपनी सियासत दाव पे लगाई चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए, मईशत के लिए। हमने मुल्क बचाया, हमने उस मुल्क को बचाया जिसको इन्होंने आग लगाई हुई थी। हमने 16 महीने में क्या कंस्ट्रक्ट क्या किया? हमने तो खाली उस आग को बंद किया जो इन्होंने लगाई हुई थी। आपकी बात से मैंने ये गैदर किया है कि वो लोग जो 9 मई में इन्वॉल्व हैं उनको दे विल बी टेकन टू टास्क, मतलब इमरान खान साहब जो, इनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती, तो माइनस इमरान खान जो है वो चीज़ें आगे चल सकती हैं। तो मतलब फिर ना ही समझे हम। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब ना क्यों समझें कि देखें, ये जो जमातें होती हैं किसी फ़र्द वाहिद की अकेली मलकियत तो नहीं है, ये तो इनकी जमात का अपना एक जी बिल्कुल ऐसे ही है, और हम मुल्क को आगे लेके जाने की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको माइनस नवाज शरीफ कहा जाता हो, या वो तो आपकी रेड लाइन थे, मीडिया के लोग इन्वॉल्व हो, या हमने मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर भी यहाँ रहे ना, फेस किया, हमने जेलें काटी, सब कुछ किया। हम ये बात नहीं कर रहे, हम तो बात ये कर रहे हैं कि देखें, ये नहीं हो सकता कि जो इन्होंने लोगों के कत्ल किए, जो उन्होंने लोगों का सलूक किए, जो उन्होंने आग लगाए, उसकी अकाउंटेबिलिटी ना हो। नहीं, अकाउंटेबिलिटी करें, लेकिन उसके बाद नहीं कर रही, इदारे कर रहे हैं, बिल्कुल इदारे कर रहे हैं। मैं जरा क्विकली फेस करना पड़ेगा। मैं क्विकली जरा बात है मंदोखेल साहब से, डॉक्टर साहब हमें डॉक्टर साहब एक सेकंड, हम वो खाली एक बात एक ऐड करूं। डॉक्टर साहब, हम वो जमात है जिन्होंने हर दफा 10 में से 9 नंबर लिए। चलें ठीक है। जिन बच्चों ने क्लास में 1 और 2 ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपोर्ट कार्ड है, वैसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपोर्ट कार्ड है, किसी दिन फिर इस पे जो है वो चले जाएंगे। इंशाल्लाह उसके बगैर भी पढ़ के ए ले लेंगे। हमने पहले भी लिया, नहीं सेल्फ प्रोक्लेम नहीं है। डॉक्टर साहब मुझे जरा मंदोखेल साहब की तरफ जाने दीजिए। हमने मंदोखेल साहब और उसकी मुझे ये बताइए कि आपकी जमात हमेशा जो है वो मफामत की बात करती है, और इस वक्त जितनी मफामत की ज़रूरत है और सबको इकट्ठे होकर मिलकर जो है वो मुल्क से निकलना है, तो बातें सब ये कर रहे हैं, लेकिन अमल इस पे करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा, बिलखुसूस PMLN। आपको लगता है कि ये PTI को कबूल करेंगे विद चेयरमैन इमरान खान? अदरवाइज तो मतलब कोई बाकी जमातें तो सारी इकट्ठी हैं। डॉक्टर साहबा, आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट है, आपने हमारी सोच थी इत्यादियों की, और जिस तरह शेर शक्कर हम एक दूसरे के साथ रहे, और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता वज़ीर आज़म बनने का, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना साहब ने इनको बनाया, और जैसी हुकूमत ख़त्म होती हुई और आप इनकी बयानात देख ले, चाहे वो हनीफ अब्बासी को, चाहे ख्वाजा आसिफ को, चाहे दूसरे तीसरे को, तो ये सब कुछ भूल गए। आजकल वो कहता है ना कि वो मुहावरा है ना, 4 उंगली घी सब कढ़ाई में, 5 उंगली सब कढ़ाई में। आजकल उनको लंदन में जहां सफीर उनको मिल रहे हैं और वहां प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और जहां मंदोखेल साहब, आपकी ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है, प्रोड्यूसर जरा ऑडियो फिक्स कीजिए मंदोखेल साहब की। कमीशन की इशारों पे नाच रहे हो, जहां निगरान वज़ीर आज़म इनका अपना लगाया हुआ और वो उनको इकामत पे चल रहा हो, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो क्यों करेंगे मुज़ाकरात, वो क्यों करेंगे बात? आपने बड़ा मासूमाना सवाल किया है, वो क्यों करेंगे? वो तो चाहता है कि जहां सिंध में एक MPA, एक MNA, एक UC नाजिम 2-3 के अलावा नहीं है, वो वहां भी सोच रहे कि सिंध पे भी कब्जा कर ले, तो वो क्यों मुज़ाकरात करेंगे सियासी पार्टियों से इंक्लूडिंग PTI? तो मैं समझ रहा हूँ कि आजकल उनकी गुड्डी बोल रही है, आजकल उनको
बहुत सारे प्रोटोकॉल मिल रहे हैं जो जुडिशल तारीख में मेरे हिसाब से जो ना वो एक शर्मिनाक हमल से गुजर रही है। और मैं तो इस पूरे जुडिशल प्रोसेस का, पूरे जुडिशल सिस्टम के खिलाफ हूँ कि इसको खत्म होना चाहिए, इस दुकान को बंद होना चाहिए। और इस तरह इंसाफ से जो ना वो हम अपना मजाक उड़ाने के अलावा, दुनिया में तो 139 नंबर पे तो है ही है, हम अपना मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं है। चलिए मैं जरा बिल्कुल मैं शोएब शाहीन साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। शोएब साहब, बड़ा अच्छा लगा कि आपका एक वक्त जो है वो मौलाना साहब के पास गया। गो के आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई, लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि कुछ ना कुछ ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस मिलते हैं और ये कोई रूटीन की जो है वो विजिट नहीं थी, माजी में कोई इस तरह का देखा नहीं गया। लेकिन डोंट यू थिंक इट्स टू लिटिल टू लेट? नहीं, देखें, दो बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये है कि कहीं भी कुछ सियासी मुखालफत हो या इवन दुश्मनी भी क्यों ना हो, कहीं फौत, कहीं कोई इस तरह की गमी में किसी भी जगह का कल्चर उठा लें, खैबर पख्तूनख्वा इसमें और बलोचों का कल्चर इसमें सबसे आगे है और पंजाब भी उसमें आता है, पूरे पाकिस्तान का कल्चर है। अफसोस करने हर कोई जाता है और इसमें गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात आपको बताऊं, देखें, बात यह है कि ये तो खान साहब ने अपने जेल में जाने से पहले भी कहा था और मैंने खुद कई दफा भी तर्जमान ऑफ पीटीआई भी कहा, हम तमाम स्टेक होल्डर्स पे इसके साथ वन पॉइंट एजेंडा पे बात करने को तैयार हैं, दैट इज दी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराओगे, रियासत आपकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आज आप एडवेंचर्स मिस एडवेंचर्स करोगे, आपकी रियासत चल नहीं सकेगी। चलो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, बहुत अच्छी आपने बात की, हमारे मुल्क का निज़ाम हमारे कल्चर का हिस्सा है, बट उसी कल्चर में हमने देखा जब कुलसूम साहिबा की वफात हुई तो प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए या कोई उस तरह जो है वो नहीं आया। तो ये चीज़ें तो नज़र आ रही है ना कि ये एक नई चीज़ है जो इस वक्त आप अभी जरा माजरत के साथ डेस्परेशन लग रही है, लेकिन टू लिटिल टू लेट लग रहा है। जी मंदोखेल साहब, क्विकली। जी मंदोखेल साहब से बात कर रहे हैं, मुझे मेरे से कर रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। साहब ने बात की, बिल्कुल ये हमारा कल्चर है, मगर ये बता दे कि ये वही असद कैसर साहब है जो परवेज खट्टक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के रोड बराबर में बैठे हुए थे। तो भाई ये जमहूरियत में शिरकत करने के लिए असद कैसर साहब के बारे में मैं मजाक पेश करता हूं। मंदोखेल साहब इजाजत दीजिए शोएब साहब को क्विकली। शोएब साहब 10 सेकंड आखिरी रह गए, क्विकली बात कंप्लीट कीजिए। असद कैसर साहब इस वक्त कोर कमेटी के मेंबर हैं, इस वक्त हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके वो सरबराह हैं, हमारे टॉप ऑफ द लीडरशिप में वो शामिल हैं। चले, काश ये रवादारी पहले जो है वो नजर आ जाती और इस नहज पे चीज़ें ना जाती, बट अभी भी लेट्स होप कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज वो गलतियां ना करें जो 90 की दिहाई में हम कर चुके हैं और मुल्क उससे आगे चले। ऑन दैट नोट वी क्लोज टुडेज प्रोग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू टुमारो।